हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, जिसे हम कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन भी कहते हैं या महिलाओं का वस्तुकरण भी कहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम में वुमेन रिलेटेड इशू से जुड़े सवाल मेंस, ऐसे, इंटरव्यू या ऑप्शनल में आते हैं। और ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन आज सोसाइटी का एक बड़ा फिनोमिना है जिस पे चर्चा की जा रही है। तो एक मानव के तौर पे भी ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस संवेदनशील विषय को समझें, क्योंकि एक जागरूक मानव ही बेहतर समाज का आधार होता है। तो जागरूक होना, दूसरे को जागरूक करना, ये सब हमारे नैसर्गिक दायित्व हैं जिन्हें हमें कहीं ना कहीं पालन करना होगा या जिनका हमें पालन करना होगा। और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। एक मेरा आपसे सवाल है कि आपके मन में कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर आता होगा कि कोई पुरुष कैसे किसी महिला का बलात्कार कर सकता है, कैसे किसी महिला का रेप कर सकता है, कैसे किसी महिला को छेड़ सकता है या कैसे किसी महिला की डिग्निटी को हर्ट कर सकता है। जब आप छेड़छाड़, बलात्कार जैसी घटनाओं के बारे में न्यूज में सुनते होंगे तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है और कैसे कोई एक मानव या एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को इतना दर्द दे सकता है, उसकी डिग्निटी को इतना हर्ट कर सकता है। यह सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। पर मैं आपको इस घटना की साइकोलॉजी अगर बताऊं या इस तरह की जो भी घटना होती है वो छेड़छाड़ से लेकर रेप तक हो सकती है, अगर मैं इन सभी घटनाओं के पीछे का दृष्टिकोण आपको बताऊं तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि जब कोई पुरुष या कोई महिला किसी अन्य महिला के साथ छेड़छाड़ से लेकर रेप जैसी घटना को करती है तो वो महिला को महिला मानती ही नहीं है, वो महिला को मानव या ह्यूमन बीइंग मानती ही नहीं है, बल्कि वो महिला को एक वस्तु के तौर पे ट्रीट करती है। अर्थात जो भी अपराधी होता है वो पीड़ित को केवल एक वस्तु समझता है और जिस तरह से वस्तुओं के साथ कैसा भी ट्रीटमेंट करो आपको कोई संवेदना नहीं आती, वैसे भी या वैसे ही जब महिलाओं के साथ अपराध होता है तो उन्हें वस्तु समझा जाता है और वहां पर भी किसी तरह की कोई संवेदना नहीं होती। तो आपसे अगर मैं ये कहूं कि छेड़छाड़ से लेकर रेप जैसी जो भी घटना है वो सब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन का परिणाम है, तो आपको इस बात को समझना होगा। चलिए मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूं या इसी कॉन्सेप्ट को कई अन्य आयामों के साथ जोड़ता हूं तो शायद आपको यह कॉन्सेप्ट और अच्छा समझ में आए। आप एक घटना देखिए, मान लो कोई एक लड़का है जिसका नाम मान लीजिए सपोज करिए XYZ है और ये बाजार में खड़ा है। जैसे शाम हुई, बढ़िया पैंट शर्ट पहन के बिल्कुल हीरो बन के खड़ा हो गया और जैसे ही कोई एक लड़की निकली इस जनाब ने उसको छेड़ना शुरू कर दिया और उसके बारे में अपशब्द या कुछ भी कमेंट करने लगा। ये लड़की अपना चेहरा बांधे हुए है,
और चलती चली जा रही है, लड़का पीछे से कमेंट करता जा रहा है। सपोज करिए कि लड़की बाइक में जा रही है और लड़का भी बाइक में जा रहा है और लड़का बार बार कमेंट कर रहा है, और एकदम से वो देखता है कि जो लड़की ने चेहरा बांध रखा था उस चेहरे से वो कपड़ा हट जाता है, और बाद में ये लड़के को महसूस होता है या लड़के को ये जानकारी होती है, अरे ये तो मेरे ही परिवार की लड़की है या मेरी ही दीदी या बहन है। और जैसे ही इस लड़के को ये पता होता है वो लड़का तुरंत चुप हो जाता है और उसको एक अपराध बोध होता है, एक गिल्ट फील होता है। अभी उसको ये अपराध बोध या गिल्ट क्यों फील हो रहा है, और जब तक उसने लड़की का चेहरा नहीं देखा था तब तक ये क्यों नहीं फील हो रहा था? आखिर क्या अंतर है? इसके पीछे अंतर है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। जब तक उस लड़के को XYZ को यह नहीं पता था कि ये उसके परिवार की सदस्य है, तो वास्तव में वो उसको ह्यूमन बीइंग समझ ही नहीं रहा था, वो उसको मनुष्य या मानव नहीं समझ रहा था, बल्कि एक लड़की या एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा था। और मैंने जैसा आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के साथ आप कैसा भी ट्रीटमेंट करो, आपको कोई संवेदना नहीं आएगी, आपको ऑब्जेक्ट का गुस्सा, ऑब्जेक्ट की कोई इमोशन समझ में नहीं आती। अगर ऑब्जेक्ट में होता भी हो, हम ये मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फीलिंग नहीं है। वैसे ही इस जनाब को XYZ को ऐसा लग रहा था कि जो लड़की जा रही है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसको छेड़ो, परेशान करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसका कपड़ा हटा चेहरे का और इसने देखा कि वो परिवार की सदस्य है, तो इसने तुरंत उसे एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया, एज ए इमोशनल ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया, और ये तुरंत बदल गया। बस इतना आपको समझना है कि हमारा समाज महिलाओं को लेके कहीं ना कहीं एक ऐसा दृष्टिकोण रखता है, एक ऐसा एटीट्यूड रखता है जिसमें हम महिलाओं को एज ए ऑब्जेक्ट समझते हैं। कह सकते हैं कि हमारा जो एटीट्यूड है वो फीमेल को हम एज ए ऑब्जेक्ट समझते हैं या एज ए कमोडिटी समझते हैं, और इसी फिनोमिना का जो परिणाम है वो परिणाम हमारा रेप जैसी घटनाओं को बना देता है। अगर हम इस फिनोमिना को खत्म कर दें तो शायद रेप जैसी घटना भी हमारे यहां खत्म हो जाए। और रेप का मतलब आप ये समझिएगा कि वो छेड़छाड़ भी कहीं ना कहीं एक रेप की शुरुआत होती है। आपको जितना अवसर मिलता है या आप जितना नकारात्मक साहस दिखा सकते हैं, फिर वही उसी लेवल पे वो घटना बढ़ती है। पहले आप छेड़ते हो, फिर आप स्टॉक करते हो, फिर वो रेप भी बन जाता है, कभी एसिड अटैक होता है। तो किसी भी घटना को मात्र एक घटना मत समझिएगा, ये सारी घटनाएं छेड़छाड़ से लेकर रेप तक ये सब आपस में कनेक्टेड होती हैं। आप वर्चुअल रेप भी समझ सकते हो आजकल, जो वीडियो एडिटिंग के थ्रू, जो वीडियो कॉल में एडिटिंग के थ्रू आप देखने को मिलता है। आजकल कई उस तरह के फ्रॉड भी आपको देखने को मिलते हैं। ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं इसी घटना का परिणाम है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि केवल आप इस घटना को बस ध्यान में रखो, छेड़छाड़ से लेकर रेप तक सभी घटनाएं आपस में कनेक्टेड हैं, और वो सब घटना इस घटना से कनेक्टेड है। क्योंकि इस घटना में हम ये मान लेते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही कोई फीमेल होती है, और फीमेल और ऑब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं है, और इसीलिए हम फीमेल के साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसा हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। ये फिनोमिना हमें समझना है, और आइए आज हम इसी को समझते हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये क्या होता है, और फिर हम समझेंगे ये क्यों होता है। क्योंकि अगर इस फिनोमिना को हमें खत्म करना है तो हमें उसके कारण भी समझने होंगे
और जब तक हम कारण पे काम नहीं करेंगे तो हम उसको खत्म नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हमें यह भी जानना होगा कि बीमारी क्यों होती है, और जब हम उसके कारण पे काम करते हैं तब जाके उस बीमारी से हमें राहत मिलती है। जैसे मान लो हमें कोल्ड हो गया तो हमें यह पता चलना चाहिए ना कि हमें कोल्ड क्यों हुआ। सपोज करो रात में बहुत एसी चला लिया या ठंडा पानी पी लिया, इन कारण से हमें बार बार जुकाम हो रहा है, तो हमें इन कारणों को रोकना होगा। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? मैंने अभी तक आपको यह बताया कि हम महिलाओं को लेकर एक नकारात्मक एटीट्यूड रखते हैं, महिलाओं को हम वस्तु की तरह समझते हैं, और इसी को हमने कहा कि महिलाओं का वस्तुकरण हम कर देते हैं। और जब महिलाओं का वस्तुकरण कर देते हैं तो महिलाओं के साथ हम कैसा भी ट्रीटमेंट करें, हम उनकी डिग्निटी को कितना भी हर्ट करें, हमें कोई अपराध बोध नहीं होता, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि महिलाओं में कोई संवेदनशीलता नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप छेड़छाड़, रेप, स्टॉक जैसी घटनाएं होती हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को पूरी तरह से समझते हैं, और सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन का क्या मतलब है। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, तो देखिए जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया कि हम इसमें फीमेल को या वुमेन को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। तो हमें पहले यह समझना होगा कि ऑब्जेक्टिफिकेशन या एक ऑब्जेक्ट को लेकर हमारा क्या नजरिया होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट को लेकर हमारा जो नजरिया होता है वो ये होता है कि एक तो कॉन्सेप्ट हो गया ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया ह्यूमन बीइंग। दो हो गए, ठीक। एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा और दूसरा हो गया ह्यूमन बीइंग, जिसको हम मानव कहते हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि इसमें से प्राथमिकता या इंपॉर्टेंस किसकी है और कौन किस पे निर्भर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन किस पे निर्भर है, तो आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग पे निर्भर होते हैं। अर्थात अगर आपसे मैं कहूं कि वस्तुओं का महत्व केवल इस बात पे निर्भर करता है कि वो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या कर सकता है, तो शायद इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है, सपोज करो मैं मोबाइल ले लूं, तो मोबाइल का महत्व केवल इस बात पे निर्भर होगा कि वो मानव के जीवन में क्या सुधार कर सकता है या मानव के जीवन की गुणवत्ता को कितना बेहतर कर सकता है। ऑब्जेक्ट का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस, कोई इंपॉर्टेंस, कोई प्रासंगिकता नहीं होती। उसका जो भी रिलेवेंस है वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या सकारात्मक कर सकता है या ह्यूमन बीइंग की जीवन की गुणवत्ता को कैसे बेहतर कर सकता है। इसको अगर हम टेक्निकल भाषा में कहें तो कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो साधन होता है, और जो ह्यूमन बीइंग होता है वो साध्य होता है। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कि मीन्स, और इसको कह सकते हैं एंड। तो आप कह सकते हो, अगर मैं ऑब्जेक्ट और ह्यूमन बीइंग की रिलेशन की बात करूं तो ये कह सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस ह्यूमन बीइंग पे निर्भर करता है, और ऑब्जेक्ट केवल साधन होता है, उसका अपने आप में कोई महत्व नहीं होता। तो फिर एक दूसरी बात आएगी कि डिग्निटी कहां होगी, तो डिग्निटी केवल ह्यूमन बीइंग की होगी। केवल ह्यूमन बीइंग हमारा साध्य है, और ऑब्जेक्ट की कोई डिग्निटी नहीं होती। बस उसका महत्व तभी तक होता है जब तक उसका प्रयोग मानव के लिए किया जा सकता हो। अब आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें किसके अंदर आंतरिक वैल्यू होती है, किसके अंदर खुद की वैल्यू होती है, अर्थात ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर वैल्यू है, तो आपको यह बात समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए कि
ऑब्जेक्ट की वैल्यू खुद में ना होकर इस बात पे निर्भर करती है कि ह्यूमन बीइंग के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। अर्थात जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या उसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, उसकी कोई आंतरिक वर्थ नहीं होती, उसकी जो वर्थ होती है, उसकी जो महत्ता होती है, वो ह्यूमन बीइंग पे निर्भर करती है और ह्यूमन बीइंग में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। एक तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो साधन होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिग्निटी नहीं रखता, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई उसकी कोई आंतरिक महत्ता नहीं होती। वो सब कुछ पुरुष पे निर्भर करता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग पे निर्भर करता है, और ह्यूमन बीइंग साध्य होता है, एंड होता है, उसकी डिग्निटी होती है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उसका अपना महत्व होता है। मानव का महत्व वस्तु पे निर्भर नहीं करता। तो ये बात आपने यहां तक आपने बातें समझी। फिर एक बात अगर और हम इस पे ध्यान दें कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पास केवल ड्यूटी होती है, और जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके पास केवल राइट्स होते हैं। जैसे मेरे पास ये डिजिटल पेन है, क्या इसके पास कोई अधिकार है? क्या इसके पास कोई अधिकार है? ये अपने मन से कुछ भी कर सकता है? नहीं। जो मैं चाहूंगा ये वही करेगा। जो मेरा लैपटॉप है, जो मेरा कार है, जो मेरी एसी है, वो सब केवल और केवल कर्तव्यों के अनुसार चलेंगे, उनके अपने कोई अधिकार नहीं होते। तो वही फिनोमिना अगर हम यहां पर देखें तो देखिए कि ऑब्जेक्ट के पास कोई अधिकार नहीं होता और वहीं ह्यूमन बीइंग के पास अधिकार होता है, जिसको हम राइट्स बोलते हैं। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि अब हमने ये दो कॉन्सेप्ट समझे। अब यहां पर हम लिखते हैं मेल और यहां पर हम लिखते हैं फीमेल। और अभी तक हमने आपको जो बताया ऑब्जेक्ट, या हमने जो आपको ऑब्जेक्ट के लक्षण बताए, अब आप बताइए वो किसके साथ मैच करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट का पहला लक्षण होता है कि ऑब्जेक्ट के पास कोई राइट नहीं होते, केवल ड्यूटी होते हैं। और आपको भी पता है कि महिलाओं के साथ भी यही देखा जाता है कि महिलाओं को केवल ड्यूटी के साथ जोड़ा जाता है। महिलाओं का कोई अपना निर्णय नहीं होता जो उनके संदर्भ में ले वो, जबकि समाज के द्वारा, परिवार के पुरुषों के द्वारा ही उनके लिए निर्णय लिए जाते हैं। और ये बात आप बहुत बखूबी जानते हो कि महिलाओं के संदर्भ में सारे निर्णय दूसरे के द्वारा लिए जाते हैं, यहां तक कि वो किसको वोट देंगी, वो क्या कपड़े पहनेंगी, वो क्या खाएंगी, वो कब खाएंगी। और जब बात मैं ये सब कर रहा हूं तो आपको बहुत जनरल अप्रोच रखना है, किसी एक परिवार तक सीमित नहीं रहना। कुछ परिवार इसके अपवाद हो सकते हैं, कुछ प्रोग्रेसिव फैमिली होंगी, यहां पर सुधार हो चुका होगा, पर आपको केवल उस फैमिली तक नहीं रहना, आपको एक सामान्य नजरिए के साथ देखना है ताकि आप एक स्पष्ट और वास्तविक पिक्चर समझ पाओ। तो आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर लक्षण था ड्यूटी के साथ जुड़ा रहना, वही केवल फीमेल के साथ है। फिर आप देखोगे कि एज ए मीन्स महिलाएं होती हैं, जैसे वस्तुएं केवल एज ए मीन्स होती हैं और वस्तुओं का उद्देश्य मानव के जीवन में सुधार करना या मानव की जीवन को बेहतर बनाना है, वैसे ही अगर आप देखें समाज में, वो चाहे भारतीय समाज हो चाहे वैश्विक समाज हो, वहां पर महिलाओं की स्थिति भी केवल और केवल पुरुष परिवार व समाज को बेहतर बनाने की है। अर्थात केवल महिलाएं एक साधन के तौर पे यूज होती हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि महिलाओं का खुद का एग्जिस्टेंस भी नहीं होता, महिलाओं की सेल्फ डिग्निटी भी नहीं होती, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने हमेशा महिलाओं को या तो किसी की मां के तौर पे, या तो किसी की बेटी के तौर पे, या तो किसी की पत्नी के तौर पे देखा होगा।
कहने का मतलब जो महिला की आइडेंटिटी है, जो महिला की डिग्निटी है, या तो किसी पिता के साथ जुड़ी होगी एक बेटी के तौर पे, किसी पुत्र के साथ जुड़ी होगी एक माँ के तौर पे, या किसी एक पति के साथ जुड़ी होगी एक पत्नी के तौर पे, उसकी अपनी कोई वैल्यू या अपनी कोई डिग्निटी नहीं होगी, अर्थात उसका अपने लिए कोई महत्व नहीं होगा। महत्व होगा तो समाज, परिवार या किसी पुरुष के लिए। तो वो केवल एक मीन्स की तरह रह गई। जैसे एक मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक कार, एक एसी है, वैसे ही वो महिला भी कहीं ना कहीं एक मीन्स बन गई। फिर ड्यूटी वाला पार्ट हमने पढ़ा और हमने क्या देखा था कि जो महिलाएं होती हैं, जो महिलाएं होती हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। समाज में जो अभी समाज चल रहा है, उस समाज में महिलाओं के अंदर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है हम उसका अभाव पाते हैं। अर्थात महिलाओं में जो भी उसका महत्ता है उसके आंतरिक वैल्यू के आधार पर नहीं है, जबकि उसके बाह्य स्ट्रक्चर के आधार पे है, या किसी दूसरे के संदर्भ में उसकी महत्ता है। जैसे ऑब्जेक्ट में होता है वही सेम फिनोमिना आपको महिलाओं में दिखेगा। तो कहने का मतलब मैंने वही बताया कि जो चीज मैंने आपको महिला में बताई थी वही मैंने आपको ऑब्जेक्ट में बताया, और इसी को कहते हैं कि जो लक्षण ऑब्जेक्ट में थे वही लक्षण महिलाओं के अंदर हमने इंटीग्रेट कर दिए हैं, और इस तरह से हमने फीमेल का ऑब्जेक्टिफिकेशन कर दिया और महिलाओं को हम एक वस्तु के तौर पे समझने लगे। महिलाओं को हम एक ऐसे साधन के तौर पे समझने लगे जिसका उद्देश्य किसी पुरुष के संदर्भ में ही सुनिश्चित होगा। उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं, कोई वर्चस्व नहीं, कोई गरिमा नहीं, कोई संवेदनाएं नहीं, जो भी है वो सब पुरुष से जुड़ी हुई है। वही हम जब मेल की बात करते हैं, जब पुरुष की बात करते हैं, तो उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग। तो अब आप समझो कि ये है हमारे यहां असली बीमारी। वो बीमारी है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन क्या होता है? जब हम महिलाओं को वस्तुओं की तरह समझते हैं। अब सवाल है कि वस्तुएं क्या होती हैं? तो वस्तुओं का मतलब जिनकी कोई डिग्निटी ना हो, जिनके अंदर कोई इमोशंस ना हो, जिनकी कोई अपनी वैल्यू ना हो, जिनकी कोई अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो, जिनके पास कोई राइट ना हो। और जब ये सब लक्षण हम महिलाओं में पाते हैं तो हम कह देते हैं कि हमने महिलाओं को भी वस्तु की तरह बना दिया है, अर्थात महिलाओं का वस्तुकरण हो गया है। और इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। लेकिन कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन थोड़ी अलग है। जब हम महिलाओं को खरीदने व बेचने की वस्तु बना देते हैं, या महिलाओं को हम आर्थिक क्रिया के रूप में या इकोनॉमिक रिसोर्स के रूप में यूज करने लगते हैं, तब हम ये बोलते हैं कि वो कमोडिफाई हो गई है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हम उसका बाजार में क्रय विक्रय खरीदने लगेंगे, उसे सेल परचेज करने लगेंगे, तो उसी ऑब्जेक्ट को हम ये बोलते हैं कि अब वो एज ए कमोडिटी ट्रीट हो रहा है। जैसे मान लो मेरे पास अगर दाल चावल रखा है, मेरे खेत में उगा और मैंने घर में रख लिया, तो वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब मैं उसको बाजार में बेचूंगा तो वो कमोडिटी हो जाएगा। तो इसको आप महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन के साथ भी जोड़िए कि जब हम महिलाओं का या वुमेन का ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट कदम में जाकर हम उनको खरीदना और बेचना शुरू कर देते हैं। अर्थात अभी तक ऑब्जेक्ट था, अब हमने उसको खरीदना और बेचना शुरू कर दिया, तो वो फिर कमोडिटी हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है प्रोस्टिट्यूशन। एज ए सेक्स वर्कर जब हम महिलाओं को खरीदते बेचते हैं तो वही कमोडिफिकेशन कहलाता है, कमोडिटिफिकेशन कहलाता है। हम उसे एज ए कमोडिटी यूज करने लगे। या सरोगेसी, जिसमें हम महिला को
एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन की तरह ट्रीट करने लगते हैं और उसके बदले में हम उसको पैसे दे देते हैं, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिफिकेशन एक फिनोमिना है जो कमोडिटिफिकेशन ऑफ वुमेन करता है, अर्थात ऑब्जेक्टिफिकेशन जब होता है वुमेन का तभी वो एज ए कमोडिटी ट्रीट की जाती हैं। दोनों में बेसिकली अंतर है। ऑब्जेक्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और कमोडिटी के तौर पे जब हम वुमेन को देखते हैं तो ये उसी का एक पार्ट है। तो दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, दोनों कॉन्सेप्ट आपस में इंटीग्रेट हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तक महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं होगा तो फिर हम उन्हें एज ए कमोडिटी यूज नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब अगर हमें महिलाओं को एज ए कमोडिटी ट्रीट नहीं करना तो पहली शर्त है उसे एज ए ऑब्जेक्टिफिकेशन भी हमें नहीं करना होगा। तो आपको यह समझना है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि फीमेल को हमने एज ए ऑब्जेक्ट क्यों ट्रीट किया, अर्थात एज ए वस्तु क्यों देखा? क्योंकि नेचर ने तो एज ए ह्यूमन बीइंग बनाया था। जो नेचर है उसने हमको ह्यूमन बीइंग के तौर पे बनाया था और मेल और फीमेल के तौर पे प्रकृति ने हमें बनाया, पर हमने मेल को ह्यूमन बीइंग ही रखा और फीमेल को हमने एज ए ऑब्जेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों? ये परिवर्तन क्यों आया? इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम समाज में जो समस्या पैदा हो रही है हम उसके साथ कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो कहने का यह मतलब है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन बेसिकली एक एटीट्यूड है। क्या है? एक एटीट्यूड है। चूंकि आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो तो आपको एटीट्यूड की व्यवहारिक परिभाषा पता होगी, पर आप में से जो वीडियो देख रहे हैं और जिनको एटीट्यूड की परिभाषा नहीं पता, मैं बस आपको इतना बताना चाहूंगा कि एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण या किसी को देखने का नजरिया। मान लो मैं किसी इंसान को देख के बहुत खुश हो जाता हूं तो मेरा सकारात्मक एटीट्यूड है। मान लो किसी इंसान को देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आता है तो मैं कहूंगा मेरा निगेटिव एटीट्यूड है। या किसी इंसान को देखकर मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं होता तो मैं कह सकता हूं कि मेरा एटीट्यूड न्यूट्रल है। तो हम इसको एक बार फिर समझें कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन एक एटीट्यूड होता है जिसमें हम महिलाओं को वस्तु के तौर पे देखते हैं, अर्थात जैसे वस्तुओं के लिए दृष्टिकोण होता है वही दृष्टिकोण महिलाओं के लिए हो जाता है। यहां तक आपको समझना है। देखिए, आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको उसकी यूटिलिटी बता दूं कि हम बेसिकली समाज में जो घटनाएं हो रही जैसे रेप, छेड़छाड़, हम इनको बदलना चाहते हैं, हम इनको खत्म करना चाहते हैं। ऐसे एक्शन को हम खत्म करना चाहते हैं। तो एक हमारे मन में सवाल होगा कि हम जो एक्शन करते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे निर्भर करते हैं? क्योंकि जिस बात पे हमारे एक्शन निर्भर करते हैं अगर हम उसको ही बदल देंगे तो हमारा एक्शन बदल जाएगा। तो हम जो भी एक्शन लेते हैं वो एक्शन हमारा निर्भर करता है हमारे एटीट्यूड पे। अगर हमारा एटीट्यूड होगा कि हम वुमेन बराबर ऑब्जेक्ट समझेंगे तो हमारा एक्शन भी ऐसा होगा वुमेन के साथ जैसा हम ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो अगर हम एटीट्यूड बदल दें तो हमारा एक्शन भी बदल जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई एटीट्यूड बदलता है कि नहीं बदलता? तो हां, एटीट्यूड बदलता है। क्योंकि मैं एटीट्यूड पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा तो मैं इसको एक उदाहरण के थ्रू आपको समझा सकता हूं। आज से 50-60 साल पहले या कुछ साल पहले आप देखते रहे होंगे कि समाज में एक विशेष वर्ग के लोगों को बहुत निम्न दर्जा दिया जाता था, जिसे हम एससी या एसटी या दलित वर्ग बोलते हैं, या गांधी जी की लैंग्वेज में हरिजन बोलते हैं। उनको समाज में बहुत निम्न दर्जा दिया जाता था। तो हमारा दृष्टिकोण उनके लिए बहुत नकारात्मक होता था।
और हमारा एक्शन क्या होता था कि दूर बैठो, अलग कुएं में पानी पियो, अलग खाना खाओ, अलग बर्तनों में खाना खाओ, अलग परिवहन के साधनों को यूज करो। तो हमारा जो एटीट्यूड था वो उनके लिए नकारात्मक था, हमारा एक्शन भी उनके लिए नकारात्मक हो जाता था। तो इसी घटना से देखा जाए तो हमारा एटीट्यूड निगेटिव होता था, हमारा एक्शन भी उनके लिए बड़ा निगेटिव होता था। लेकिन आज समय बदल चुका और बहुत बदल चुका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी जो पर्सनालिटी हैं, उन्होंने यही परिवर्तन किया और समाज में जो समाज का हमारा एटीट्यूड था इस वर्ग को लेकर, वो धीरे धीरे उन्होंने पॉजिटिव करना शुरू कर दिया और आज आप एक्शन भी देखेंगे तो पॉजिटिव हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं स्थिति पूरी तरह से बदल गई है, पर यह बात भी मैं दावे से कह सकता हूं कि स्थिति बदल रही है। तो कहने का मतलब एटीट्यूड बदला जा सकता है। जैसे हमारा एक और उदाहरण आप देखिए कि पहले हम लोग 2014 के पहले कहीं चाय पीते थे और कहीं भी कप फेंक देते थे, तो क्योंकि हमारा एटीट्यूड क्या होता था कि हमारा घर बस साफ सुथरा रहना चाहिए, बाकी जो भी है कोई मतलब नहीं। लेकिन 2014 के बाद जो स्वच्छता प्रोग्राम आया उसने हमारे एटीट्यूड को बदला और अब हमें लगने लगा कि यार हर जगह हमें नहीं कूड़ा फेंकना। तो स्वच्छता को लेकर हमारा एटीट्यूड बदला सरकार ने, जाति को लेकर हमारा एटीट्यूड बदला गया। तो कहीं ना कहीं जेंडर को लेकर भी हमारा एटीट्यूड बदला जा सकता है। अर्थात जो एटीट्यूड वुमेन बराबर ऑब्जेक्ट है, वो वुमेन और ऑब्जेक्ट के बीच में अंतर बताया जा सकता है कि वुमेन भी ह्यूमन बीइंग होती हैं। और याद रखिएगा, जब मैं बात एटीट्यूड की कर रहा हूं तो एटीट्यूड मतलब वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो गया है। सूचना या इंफॉर्मेशन मात्र को एटीट्यूड मत समझना। सूचना तो दुर्योधन को भी थी कि सही क्या है गलत क्या है, पर उसके एटीट्यूड का पार्ट नहीं बना था, इसीलिए वो गलत करता था। तो सही गलत तो पता होना मात्र पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त है कि वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट भी बने। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो वुमेन बराबर ऑब्जेक्टिफिकेशन है ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है। तो चलिए हम इसके पीछे जो कारण है उसको समझते हैं, ताकि आप एग्जाम में सीधे लिख सको या एक सामाजिक इकाई के तौर पे अगर आप सुधार करना चाहो तो आप वहां भी काम कर सको। और आप ये कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हो। तो आइए सबसे पहला अगर हम देखें कि कहां पर ऐसा ट्रीट हुआ कि वुमेन ऑब्जेक्ट के तौर पे हो गई, तो मैं आपको जो रीजन है, जो कारण है वो बताऊंगा। पॉलिटिकल कारण, पॉलिटिकल रीजन जो है, जो हमारी सोसाइटी में रीजन है, सोशल रीजन, जो हमारे रिलीजन से जुड़े हुए हैं, साथ में जो आज इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, इन सब की हम बात करेंगे। या कल्चर से भी जुड़े हो सकते हैं, उसको भी दिखाएंगे। तो ये सब बातें हम करेंगे और हम धीरे धीरे एक एक कारण को समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये हमारे एटीट्यूड को बनाते हैं, या हमारे एटीट्यूड को अगर परिवर्तित करना है तो हमें क्या करना होगा। तो चलिए हम कुछ कारणों की बात करते हैं और हम इस बात को देख रहे हैं कि कैसे वुमेन बराबर ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम रिलीजन की, क्योंकि हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो रिलीजन का रोल है, क्योंकि जन्म से लेकर मरण तक हमारे साथ रिलीजन जुड़ा रहता है और रिलीजन का सारा जो इंफ्रा होता है वो हमसे जुड़ जाता है। रिलीजन की सारी सूचनाओं को हम बचपन से जब पैदा होते तो अपने घर में सीखते हैं और वैसे ही हमारा एटीट्यूड बनता जाता है। जब मैं बात आपको रिलीजन से जोड़ के बता रहा हूं तो किसी एक रिलीजन पे फोकस नहीं करिएगा, ये समाज की बात चल रही है, किसी एक विशेष वर्ग की बात नहीं चल रही, इसीलिए इसको आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। तो जब हम बात की रिलीजन की कर रहे हैं तो आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हम बता रहे वो अभी मैं क्रिश्चियन रिलीजन का लेके चल रहा हूं। तो
एक ओल्ड टेस्टामेंट इनकी एक ग्रंथ है, उसमें एक कहानी है एडम और ईव की। मैं केवल अभी एक घटना आपको बता रहा हूं, और इसका ये मत समझिएगा कि इसी धर्म में बस ऐसा होता है। सभी धर्म में किसी ना किसी रूप में वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं अभी एक या दो घटना ही बताऊंगा। तो अगर अभी हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियन धर्म की, तो वहां पर एक एडम और ईव की घटना है। और उस घटना को अगर हम कहें तो ऐसे समझो कि पहली बार भगवान ने, उनके गॉड ने एक पुरुष बनाया जिसका नाम एडम था। ये पुरुष बनाया और इसको स्वर्ग में विचरण करने को छोड़ दिया। ये अपना घूमता फिरता रहता था, लेकिन ये बहुत बोर हो रहा था। जब बहुत बोर होने लगा तो इसके मनोरंजन के लिए एक स्त्री को बनाया जिसका नाम ईव या हव्वा जिसको कहते हैं वो रखा। तो पहली बात समझिएगा कि पुरुष के मनोरंजन के लिए बनाया गया। अब इस पॉइंट को जोड़िए कि कैसे हमारे समाज में या कैसे लोगों के एटीट्यूड को इसने बदला होगा कि पुरुष के संदर्भ में ही महिला का महत्व दिखाया जा रहा है, महिलाओं का अपना कोई महत्व नहीं। फिर दूसरी बात, पुरुष के ही एक हड्डी से, रिब्स जिसको बोलते हैं पसली, पुरुष की ही एक पसली से इस औरत को बनाया जाता है। यह भी कहीं ना कहीं पुरुष पे महिलाओं की निर्भरता को बताता है। साथ में उसी कहानी का एक हिस्सा है कि ईव एक अपराध कर देती है, एक गलती कर देती है, जिस गलती के कारण पूरे समाज को नुकसान भुगतना पड़ता है। ये पूरी कहानी आप YouTube में सुन सकते हैं, मैं सार बता रहा हूं। तो ईव एक अपराध कर देती है और वो पहला अपराध होता है दुनिया का। उसी अपराध के कारण पूरे समाज को दंड भुगतना पड़ता है। तो कहने का मतलब, महिलाओं की जो प्रवृत्ति दिखाई गई वो ऐसी दिखाई गई कि वो गलतियां करती है। और इसी कहानी के फलस्वरूप यही हिस्सा है कि बाद में यह भी दिखाया जाता है कि चूंकि महिला अपराध करती है इसलिए पुरुष के नियंत्रण में रखो उसे। चूंकि जिस धर्म ग्रंथ की यह कहानी है उसमें डायरेक्ट कहीं ऐसी बात नहीं की गई, पर इस बात को हमें समझना होगा कि कोई घटना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से अपने प्रभाव छोड़ती है। अगर मैं बार बार आपको एक विशेष जाति के लोगों को किसी अपराध के साथ जोड़ता रहूं, मान लो कोई एक जाति है XYZ, अब मैं कहूं XYZ ने हत्या कर दी, XYZ ने चोरी कर ली, XYZ ने डकैती डाल दी, तो 10 दिन बाद आपको ये फील होगा कि XYZ अपराध ही करते हैं, जबकि मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा था। तो कहने का मतलब, कई बार हम जो आपको जानकारी देते हैं वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एक इनडायरेक्ट इफेक्ट भी डालती है, और कहीं ना कहीं इस कहानी का एक रोल होगा। आप 3 तलाक जैसी घटनाएं देखिए जो इस्लाम में है। 3 तलाक में भी कभी भी पुरुष चाहे 3 बार तलाक बोल के एक महिला से अपने आप को अलग कर सकता है, अर्थात महिला का कोई भी अस्तित्व वहां पर नहीं, महिला की कोई डिग्निटी नहीं, महिलाओं को बिल्कुल एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया गया। ऐसे आपको हर धर्म में कुछ ना कुछ पार्ट दिखेगा, या धर्म के किसी ना किसी चरण में आप सती प्रथा को उससे जोड़ सकते हो। सती प्रथा भी आपको क्लियरली दिखेगा कि कहीं ना कहीं वो भी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन है। तो कहने का मतलब, धर्म ने कहीं ना कहीं महिलाओं को एज ए ऑब्जेक्ट स्थापित किया, और इसके पीछे रीजन बस इतना है कि धर्मों को कभी ना कभी पुरुष के द्वारा बनाया गया। सोचो, अगर यही ग्रंथ, जो मैं जिस ग्रंथ की बात कर रहा हूं ओल्ड टेस्टामेंट, अगर ये किसी पुरुष ने लिखा होता तो पूरा का पूरा माजरा आज अलग होता। और एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर मान लीजिए कभी शेर कहानी लिखने लगे तो सारे राजा डरपोक होंगे। क्योंकि अभी तक राजाओं ने कहानी लिखी है, इसीलिए शेर डरपोक होते, शेर मारे जाते हैं और राजा हमेशा बहादुर रहता है। तो जो इंसान लिखेगा वो हमेशा अपने आप के लिए अच्छा ही लिखेगा। तो ये हो सकता है। तो चलिए दूसरे साइड हम चलते हैं। दूसरा रीजन है जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है,
ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन कोई एक दिन मात्र में नहीं हुआ है, समाज में लंबे समय से चला आ रहा है। तो पहले रिलीजन का रोल था, पर आज जो सबसे बड़ा रोल है वो है इकोनॉमी का। और जब मैं आपको बात करूं इकोनॉमी की, तो बस आप इतना समझिएगा, मार्केट से मतलब है वो। आज लाभ के लिए हमने महिलाओं को केवल एक वस्तु के तौर पे ट्रीट करना शुरू कर दिया है। हमने महिलाओं के जो बॉडी है उसके आधार पे अपनी वस्तुओं को बेचना शुरू कर दिया। अर्थात महिलाओं को केवल एक बॉडी और एक फिगर तक हमने सीमित रखा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखना चाहो, मार्केट की बात अगर मैं आपको कहूं, तो आप आइटम सॉन्ग देखिए। आज हम बॉलीवुड में इसको बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री को, कि पीआर बढ़ाने को, मूवी के प्रति लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए हम जो आइटम सॉन्ग ला रहे हैं उसमें महिलाओं को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप कई ऐसे गाने देखोगे, जैसे अभी एक गाना आप जैसे बीड़ी जरैले, तो महिलाओं को आप एक बीड़ी के तौर पे ले रहे हो, अर्थात जैसे बीड़ी वैसे महिला, केवल उपभोग करने की वस्तु। या अभी बादशाह सिंह एक हैं, उनका एक गाना है जिसमें लड़की को मक्खन या बटर की तरह ट्रीट किया गया है। गेंदा फूल करके एक गाना है, उसमें आप देखिए, लगे तू जैसे बटर की तरह, ऐसे शब्दों का यूज किया गया, तो वहां महिलाओं को ये बटर फील कराया जा रहा है। तो सोचिए, जब कोई एक 6-7 साल का बच्चा ये सब गाने सुनता होगा और वही गाने सुन सुन के बड़ा हो रहा होगा, जैसे तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो जब आप ऐसे गाने सुन के बड़े होते हो, चिकनी चमेली, तो आपके दिमाग में बार बार ये आ जाता है कि वुमेन ऑब्जेक्ट, वुमेन ऑब्जेक्ट, वुमेन ऑब्जेक्ट, वुमेन ऑब्जेक्ट। और फिर आप जब 20-22 साल के होते हो, तो जब आप किसी लड़की को छेड़ रहे होते हो, तो आपको ये लगता है कि वुमेन ऑब्जेक्ट। ये बीमारी आपके इतने अंदर होती है कि आपको पता नहीं चलता, पर आप इस बीमारी से पीड़ित होते हो, और आपके कारण पूरा समाज में सुख की मात्रा कम हो रही होती है। तो मैंने आपको कहा कि कैसे मार्केट अपने प्रोडक्ट को बेचने को, तो एक प्रोडक्ट मैंने आपको मूवी बताया, या आप ऑटो एक्सपो देखिए, जहां कार बेची जा रही हैं, वहां महिलाओं को कार के साथ खड़ा कर दिया जाता है, और महिलाओं को भी स्पेसिफिक उनकी बॉडी या फिगर के आधार पर रखा जाता है। महिलाओं की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू को महत्व नहीं दिया जा रहा, जबकि महिलाओं के बाहरी फिगर को महत्व दिया जा रहा है। और उसके कारण हमें जैसे कार खरीदने गए तो हमें लगता है महिला कार, महिला कार, महिला कार, और हमें लगता है कि महिलाएं भी उपभोग की वस्तु हैं। आप देखिए, कई डिओड्रेंट के ऐसे उदाहरण आते हैं कि आप डिओ लगाओगे, महिलाएं भागती हुई चली आएंगी। मतलब वहां भी आपने देखा कि कैसे हमने महिलाओं का कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया, महिलाओं का व्यवसायीकरण कर दिया। तो इस तरह आप देख सकते हो। फिर आप देखो कि जो मेकअप इंडस्ट्री है, जो मेकअप इंडस्ट्री है, इसने सबसे ज्यादा महिलाओं का कमोडिफिकेशन किया होगा। इसने सुंदरता के कुछ निश्चित मानक बना दिए, और उस मानकों के आधार पर यह बताया कि हर औरत को ऐसा होना चाहिए। जैसे सपोज करो कोई मोबाइल फोन का एक ब्रांड होता, सब वैसे ही मोबाइल फोन होते हैं, तो वैसे ये भी कहा कि सारी महिलाओं को ऐसे ही होने चाहिए। ये मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड जैसे जो भी सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं महिलाओं का वस्तुकरण कर रही हैं, क्योंकि वो एक निश्चित मानक सेट कर देती हैं कि ऐसे महिलाएं हों तभी वो सुंदर है, और फिर सारी महिलाएं वैसे ही बनने की कोशिश करती हैं। अर्थात महिलाएं अपने एक्सटर्नल वैल्यू को बढ़ाती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू में वो कोई भी काम नहीं कर रही होती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हमने इन सब चीजों को समझा
कि मार्केट ने कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने लाभ कमाने के तौर पे एक साधन के तौर पे स्थापित कर दिया है। फिर आगे देखते हैं दूसरे रीजन के तौर पे, अगर आगे देखा जाए तो अब हम बात करते हैं अगर अपने सोसाइटी की, तो हमारी सोसाइटी कम जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। सबसे बड़े अगर जिम्मेदार किसी के है इस घटना के लिए तो सोसाइटी ही है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मैंने एक YouTube में वीडियो देखा जो कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन की चर्चा कर रहा है। 10 साल पहले यह वीडियो डाला गया था जिसमें आज भी केवल 3000 व्यू हैं, अर्थात 10 साल में केवल 3000 लोगों ने इसको देखा है। यह हमारे समाज का नजरिया है, हमारा समाज की ये पसंद है। लेकिन एक वीडियो मैंने देखा जो कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन को बढ़ावा दे रहा है, जो वुमेन का कमोडिफिकेशन बढ़ा रहा है। कई सारे आइटम सॉन्ग देखे मैंने, कई सारे मैंने ऐसे कॉमेडी शो देखे जिसमें वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया, उन सब में लाखों व्यू हैं। तो कहने का मतलब हमारा समाज भी ऐसी चीजों को ही बढ़ावा देता है। यह तो हमारे समाज की बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है कि बातें बहुत बड़ी बड़ी करेगा लेकिन प्रमोट हमेशा उन्हीं को करेगा जो गलत है। तो यह हिपोक्रेसी है कि हम हमेशा भगत सिंह दूसरे के घर में चाहते हैं। तो कहने का मतलब यह चीज आप बड़े ध्यान से देखिए, और जब इसको मैंने देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा और फिर मुझे लगा कि शायद हमें ऐसे ही समाज में रहना पड़ेगा, क्योंकि समाज में जो भी ज्यादा लोग हैं, बहुमत है, वो तो इस चीज को पसंद कर रहे हैं, कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन को। तो फिर कहां से परिवर्तन आएगा ही। गुस्सा आया, लेकिन फिर ये लगा कि दिया कितना भी छोटा हो जब जलता है तो अंधेरा कितना भी गहरा हो छट जाता है। तो फिर इस तरह से एक नए अप्रोच को मैंने विकसित किया और फिर मैंने कहा चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि हमारा सोसाइटी जो है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सोसाइटी वास्तव में अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है या सोसाइटी अपने जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही, क्योंकि बिना सोसाइटी के सुधार के किसी व्यक्ति के अप्रोच में सुधार नहीं आएगा। जब हमारी सोसाइटी इस बात को मान लेगी कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन एक क्राइम है, एक अनैतिक घटना है, एक अपराध है, और इसको लेकर जब समाज मानक तय कर देगा नए, तभी परिवार, व्यक्ति या सारी संस्थाएं ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन को रोकेंगी। समाज में एक पहलू और है कि मेल और फीमेल को पैदा होने के बाद से इतना दूर कर देते हैं कि मेल फीमेल को लेकर सेंसिटाइज नहीं रहती और मेल फीमेल को लेकर सेंसिटाइज नहीं रहते, और दोनों एक दूसरे को ह्यूमन बीइंग के तौर ट्रीट ना करके एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। जैसे आप स्कूल में जाओ तो लड़कियां इधर बैठेंगी, लड़के उधर बैठेंगे, और वही धीरे धीरे क्या होता है कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को ह्यूमन बीइंग के तौर पे न देखकर महिला और पुरुष के तौर पे देखने लगते हैं। तो यह भी एक आप लक्षण देख सकते हैं। फिर हमारे समाज में जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, भाषा भी तो समाज का ही अंग है, लैंग्वेज भी तो समाज का ही अंग है। इस लैंग्वेज में अगर आप देखो तो ये भी कहीं ना कहीं महिलाओं को ऑब्जेक्ट के तौर पे बनाती है। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, बहुत क्लियर है, सब जानते होंगे कि देखो क्या माल जा रही। और आजकल गाली जो दी जाती है उसमें भी आप देखो कि लड़कियों को ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, और खासकर आज तो ये सब बोलना एक कूल होने की शर्त है। अगर आप कूल हो तो ऐसा बोलो, और लड़कियां भी ये सब बोल के अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव दिखाती हैं। शायद तो स्यूडो फेमिनिज्म से पीड़ित है। ये एक नई बीमारी है और बहुत घातक बीमारी है जिसको हम स्यूडो फेमिनिज्म कहते हैं, और इसके पे कभी चर्चा करेंगे। तो स्यूडो फेमिनिज्म वाला जो आप हाल देख रहे हो, भाषा देखिए। और आपको मैं एक बात बताऊं कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा एक्शन होता है वो हमारे एटीट्यूड से होता है, और आपको मैं बताऊं कि जो हमारा एटीट्यूड होता है वो हमारे ज्ञान से बनता है, और हमारा जो ज्ञान है वो भाषा से बनता है। अगर हमारी भाषा या हमारी लैंग्वेज में प्रीजुडिस होगा, अगर हमारी लैंग्वेज किसी विशेष वर्ग को लेकर
नकारात्मक रवैया रखती होगी तो वही हमारा ज्ञान बनेगा, वही हमारा एटीट्यूड बनेगा, वही हमारा एक्शन बनेगा। सपोज करो आप अगर मान लो किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र के लोगों को लेकर या किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लोगों को लेकर या उस लोगों को एज ए एब्यूजिव वर्ड यूज करो, गाली समझो। जैसे मान लो कोई क्षेत्र है कि जेड, और आप बोलो अरे भाई जेड क्षेत्र के हो क्या तुम, और इसको मतलब एक गाली के तौर पे आप देखो, और समाज में सब एक दूसरे को बोले। जब किसी छोटे बच्चे को बार बार ऐसा सुनाई देगा कि जेड मतलब नकारात्मक, जेड मतलब नकारात्मक, तो उसके दिमाग में ये ज्ञान हो जाएगा कि जेड मतलब नकारात्मक, और वही उसका एटीट्यूड बनेगा और वही उसका एक्शन बनेगा। इसका मैं एक उदाहरण और बताऊं, जैसे आप हमेशा सुनते हो जो भी लोग खराब काम करें उसे ब्लैक लिस्टेड कर दो, जो भी खराब काम करे उसे ब्लैक लिस्टेड कर दो। तो हमारे समाज में यही भाषा प्रयोग होती है, ब्लैक लिस्टेड मतलब खराब। तो हमें ऐसा लगने लगा कि खराब का मतलब ब्लैक होता है, अर्थात हमें काला मतलब निगेटिव, काला मतलब निगेटिव, और हमारे दिमाग में ये बात स्ट्रक्चर बैठ गया कि काले लोग खराब लोग, काले लोग खराब लोग। और सपोज करो अगर आपका स्टेशन में कभी पर्स चोरी हो जाए और आपके पीछे कोई एक बहुत काला और कोई एक बहुत गोरा आदमी खड़ा हो, तो आपको जरूर ये लगेगा कि काले आदमी ने पर्स चुराया है, क्योंकि समाज ने आपका जो एटीट्यूड काले लोगों को लेकर बनाया है वो निगेटिव बना दिया है, और वही आपका एक्शन भी दिखेगा। और यही सेम चीज गाली में भी है। जब हम गाली देते हैं, किसी महिला से जोड़कर गाली देते हैं, तो महिला गाली हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और बचपन से ये 20 साल से बनता रहता है, और फिर आप कहते हो कि समाज किस दिशा में जा रहा है। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर दिखती होगी। और अगला रीजन अगर हम देखें, कारण इसमें बहुत सारे हैं, जितने भी कारण आप जानना चाहो आप सर्च करते रहो, हर एक क्षेत्र में आपको कारण दिखेंगे। और एक कारण है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। अगर मैं एक डेटा के बेस पे बात करूं तो भारत में लगभग 49% पॉपुलेशन महिलाओं की है, 51% पॉपुलेशन पुरुष की है, पर संसद में अगर हम देखें, पार्लियामेंट में देखें, तो केवल 15% महिलाएं हैं। और जब केवल इतने लोग ही होंगे महिलाओं के लिए, अर्थात यही केवल महिलाओं की वॉइस बनेंगे, तो आप समझ जाओ जितनी भी प्रशासनिक नीतियां होंगी, जितने भी प्रशासनिक प्रोग्राम होंगे, उसमें महिलाओं के लिए कौन आवाज ही होगा, नहीं होगा। अगर मान लो कभी संसद में बात चल रही होगी, तो संसद में अगर बात चल रही होगी 85% तो पुरुष हैं, तो कोई भी नीति का निर्माण जो होगा वो पुरुष केंद्रित होगा, क्योंकि फीमेल के लिए तो कोई आवाज ही नहीं है। और जब पुरुष केंद्रित होगा तो जिस तरह का एक सोसाइटी में एनर्सिया है, समाज में जो चली आ रही है परंपराएं, उस परंपरा के खिलाफ कोई कानून नियम तो बनेगा नहीं, क्योंकि बनाने वाली संसद में महिला तो है ही नहीं, महिलाओं की आवाज ही नहीं है। तो जब महिलाओं की समस्याओं को ही कोई सुनने वाला नहीं है, उसका रिस्पॉन्स करने वाला ही कोई नहीं है, तो फिर हम किस सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। और जो चीजें चली आ रही हैं वही चलेंगी। आप सोचो कि अगर कोलकाता में एक रेप होता है और उसकी पीड़ित एक महिला है, तो उसका संसद में आवाज नहीं उठी ज्यादा। लेकिन अगर हम उसी आइडेंटिटी को थोड़ी बदल देते और एक एससी क्लास से जोड़ देते या किसी जाति से जोड़ देते, तो आप देखते कि उसकी संसद में आवाज बहुत तेज उठती, क्योंकि उनकी आवाज के लिए संसद में रिप्रेजेंटेटिव है। पर महिला की जो पहचान है उसके संदर्भ में कोई आवाज उठाने वाला आज नहीं है। तो जब तक आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा तो परिवर्तन मुश्किल है, और इसीलिए जो परंपरा चली आ रही है उसका फ्यूचर में भी बने रहना कहीं ना कहीं निश्चित होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि समाज, हमने इस तरह देखा कि भाषा, इस तरह हमने देखा कि बॉलीवुड, आजकल आप अगर सोशल मीडिया को देखें, जो रील्स चल रही हैं उसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन बहुत ज्यादा हो रहा है, और नई जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। खतरा तो पूरे समाज के लिए है। तो आप देख सकते हो कैसे, क्योंकि उसमें हमने सेक्सुअलाइजेशन कर दिया है। आप रील्स देखो तो रील्स में
वुमेन को केवल सेक्सुअल टर्म्स में देखा जा रहा है। इतनी रील्स जो भी चल रही है आप देखिए, तो इससे भी आप जोड़ सकते हो। तो बहुत तरह की आपको कारण देखने को मिलेगा, और यही सब कारण जब समाज में स्थापित रहते हैं तो फिर रेप, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होती हैं। और हम इन सब को परिवर्तन क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं चाहते कि परिवर्तन हो? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे घर में थोड़ी कुछ हुआ है, रेप हुआ है तो कोलकाता में हुआ है। पर एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, और राहत इंदौरी की अगर शब्दों में से कहें कि आग अगर बस्ती में लगेगी तो हर घर जद में आएंगे। इस बस्ती में हमारा घर थोड़ी अकेले है। मतलब तालाब अगर गंदा होगा ना तो सारी मछलियों को नुकसान है, वो बात अलग कि कितने समय बाद हो। तो अगर आप बंगाल की, कोलकाता की घटनाओं को या निर्भया केस को किसी एक दूसरे परिवार की घटना समझ रहे हैं तो शायद आप आंखों के बावजूद भी अंधे हैं। आज उस डॉक्टर के माँ बाप के ऊपर जो बीत रही होगी, उसका जो दर्द होगा, उसको आप 1 मिनट को महसूस करिए तो आपको पता चलेगा कि क्या दर्द की सीमा होगी। जिस घर में भी कोई लड़की होगी उस घर में उस घटना का नकारात्मक प्रभाव होगा। अगर लड़की थोड़ी देर आती होगी तो उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस घटना को जो मैंने आज पढ़ाया, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, उसकी प्रासंगिकता को समझिएगा। ये कोई एक मात्र क्लास नहीं थी, बल्कि एक संवेदनशील विषय था जिसको आपको समझना होगा। थैंक यू।